सबसे बड़ा यही है कि संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे। प्रासंगिकता का मतलब उपयोगिता बनी रहे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें ही नहीं तो क्या होगा? 1949 में बहुत सारी चीजें सही थी, आज सही नहीं है। और 1949 में बहुत सारी चीजें नहीं थी, वो आज जरूरी है। जैसे उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बनाए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इससे दिक्कत आने लगी, तो हमने क्या किया? उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया। तो इससे हमारी उपयोगिता संविधान की बनी रह गई। मूल संविधान में जीएसटी नहीं था, हमने 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को जोड़ लिया संविधान में। ये इससे क्या हुआ? संविधान अप टू डेट बन गया। तो संशोधन किया ही इसलिए जाता है कि संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे, उपयोगिता बनी रहे, और वो समय के साथ प्रासंगिक रहे। हम देखते हैं आज हमारा संविधान एकदम अप टू डेट है। ये इसलिए अप टू डेट है क्योंकि हम बदलते समय के अनुसार उसको बदलते आ रहे हैं। उसमें जीएसटी ऐड कर लिया, संपत्ति, आगे भी ये करते रहेंगे। तो संविधान और प्रस्तावना दोनों बने 1949 में, दोनों उस टाइम पे बन के तैयार हुए। तो दो शर्ट सिले गए 1949 में, मान लो दो शर्ट सिला और उसको पहन रहा है, तो 1949 में एकदम फिटिंग के अनुसार सिला। लेकिन धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से कभी हम दुबले हो गए, मतलब हमारी नीड बदलती गई, कभी मोटे हो गए। तो एक शर्ट ऐसा है जिसको हमेशा हम चेंज करते रहते हैं कि मोटे हो गए तो थोड़ा उसको बढ़ा दिया, दुबले हो गए तो थोड़ा कर दिया, तो वो हमेशा फिट है, उसको पहन के घूम रहा है। और एक शर्ट ऐसा है प्रस्तावना, जिसको हमने कहा इसको टच भी नहीं करना। तो जब हम मोटे हो गए तो वो हमें अब ठीक नहीं लग रहा। इसका मतलब कि अगर प्रस्तावना को अमेंड ना करें तो अप्रासंगिक हो, इसलिए अप्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि वो उसी टाइम की बातों को दिखाएगा। तो जैसे संविधान अमेंड होता है, प्रासंगिक बना रहता है, वैसे ही प्रस्तावना को भी अमेंड होना चाहिए और उसको भी प्रासंगिक बना रहना चाहिए, और तभी दोनों में तालमेल होगा। इमेजिन करो कि दो दादाजी हैं, एक दादाजी ऐसे हैं जो, तो एक दादाजी संविधान है और दूसरे दादाजी प्रस्तावना है। तो दोनों ओल्ड टाइम के हैं, दोनों 1949 वाले लोग हैं, तो दादाजी हैं। बट एक दादाजी ऐसे हैं जो अपने को टाइम टू टाइम बदल रहे। तो जब मोबाइल आया, जब पैंट शर्ट पहनने का फैशन आया तो ये पैंट शर्ट पहनने लगे। जब मोबाइल आया तो ये मोबाइल भी खरीद लिए, उसको भी चलाना सीख लिए, फेसबुक भी सीख लिए, व्हाट्सएप भी सीख लिए, उस पर भी अपना फोटो डाल देते हैं, सब कुछ अप टू डेट कर रहे हैं। तो पोते के साथ इनका ट्यूनिंग जबरदस्त बैठ, ये पोते को गुड मॉर्निंग भेजते हैं, पोता इनको गुड मॉर्निंग भेजता है, और दोनों मिलकर फिल्म देखने जाते हैं। और हो जाता है तो ये भी अपना पैंट शर्ट जूता मोजा पहनते हैं, और तो मतलब पोते को लगता ही नहीं, हमारे साथ दादाजी हमारे चल रहे हैं, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक दूसरे दादाजी हैं जो लकीर के फकीर हैं, कि जो 1949 में ड्रेस पहन लिया था, धोती कुर्ता, अब कहा कि हम उसको नहीं चेंज करेंगे, मोबाइल नहीं छुआ तो हम नहीं छुएंगे। सारी सोच उस समय की। तो दूसरे वाले दादाजी के साथ नई पीढ़ी का तारतम्य नहीं बैठेगा, वो कहीं ले जाने में हिचकेगा, उसके सब दोस्त कहेंगे किनको ले आए हो, ये इतना, मतलब वो पुराने जमाने की, वो लड़कियों को देखते ही गुस्सा हो जाएंगे, किसने जीन्स पहनते हुए देख लिया आग बबूला हो जाएंगे, और ये वाला दादाजी खुद जीन्स पहन के और डांस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान मॉडर्न दादाजी बने और प्रस्तावना ओल्ड मॉडल वाला दादाजी, क्योंकि वो अमेंड नहीं हुआ। तो अब दोनों दादाजी की सोच में भी अंतर आ गया। पहले दोनों दादाजी फ्रेंड थे क्योंकि दोनों एक सोच थी। अब ये वाले दादाजी को वो कहेगा कि ये बहुत ही घटिया हो गया है, इसने संस्कृति छोड़ दी, और वो कहेगा कि ये तो लकीर का फकीर। दोनों में अंतर विरोध हो जाएगा, किसमें? संविधान और प्रस्तावना में। तो चले थे उस समय ठीक थे दोनों, बट एक बदल रहा है। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है तो प्रियम्बल भी अमेंड होना चाहिए, जिससे कि दोनों दादाजी में तारतम्य बना रहे। तो यही तर्क याद रखना, दादाजी लिखना नहीं, बट समझना यही कि बदलते समय के अनुसार संविधान बदल रहा है, उपयोगी है। और अगर प्रस्तावना नहीं बदले तो संविधान 2050 में 2050 की रियलिटी को दिखाएगा और प्रस्तावना 1950 की रियलिटी को दिखाएगी। ये गैप हो जाए, हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन हो। तो इसलिए प्रस्तावना को भी बदलना चाहिए। हमें कहना है कि उसको भी उपयोगी बनना है। तो और जिसको भी इस दुनिया में उपयोगी बने रहना, यही सच्चाई कि जिसको भी इस दुनिया में उपयोगी बने रहना है, उसको अपने को समय के अनुसार बदलना पड़े। ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था,
अगर मैं उसी लकीर के फकीर में रहता तो आज मैं खत्म हो जाता एक टीचर के रूप में। 2 साल से कोविड चल रहा है, डॉक्टर साहब में कोई अंतर नहीं आया। जैसे ऑफलाइन में दिन रात बिजी रहते थे, ऑनलाइन में उतने ही बिजी हैं। मैं देख रहा हूं कि उतना ही बिजी हूं, उससे ज्यादा हो रहा। बहुत सारे लोग अप्रासंगिक हो गए, उनके पास काम ही नहीं है। कल भी मैं अपने एक दोस्त से मिला तो बेचारे बड़े चिंतित हैं कि 2 साल से बेकार हूं। और मैंने कहा कि मैं तो पहले से भी ज्यादा काम के बोझ से। रीजन क्या है कि एक दादाजी है जो व्हाट्सएप सीख लिया फटाफट, कैमरे के आगे मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती, बट कर लिया, एडजस्ट कर लिया। दिक्कतें आई, लैपटॉप सब कुछ धीरे धीरे, तो अब तो खुद से ही अपना स्टूडियो A to Z आप देखते। तो ये बनना चाहिए। तो हमारे प्रस्तावना को भी वो वाला दादाजी नहीं बन। इसलिए हमें यही कहना है कि प्रस्तावना को संशोधनीय होना। तो यहां पर हमने प्रस्तावना से संबंधित सारे पहलुओं को, अच्छा एक फैक्ट लिख लो, हां एक और फैक्ट यहीं पर लिख लो। तो ये व्यूज हो गए को अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो यदि कितनी बार अमेंडमेंट हुआ? एक बार। देखो कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। यह था 42वां संशोधन 1976। तो सब याद रखना, पीटी में पूछता है कि वो अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd, और वो ईयर कौन सा था, 1976। अभी तक एक बार केवल संशोधन हुआ है और वो है 42वां संशोधन 1976। इसके द्वारा प्रस्तावना से कुछ डिलीट नहीं किया, कुछ हटाया नहीं, कुछ खत्म नहीं किया। इसमें कुछ जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और तीसरा अखंडता। तो ये पूछता है क्या क्या जोड़ा गया। तो जो भी चौथी चीज होगी, मान लीजिए हो गई कौन सा नहीं जोड़ा गया, तो ये तीन के अलावा जो भी होगा वो नहीं जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और अखंडता। तो पहले क्या हुआ करता था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और सॉरी लोकतंत्रात्मक नहीं, बड़ा मिस्टेक हो रहा था। पंथ निरपेक्ष समाजवादी, लोकतंत्र तो शुरू से, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, इसको करेक्ट कर लो। और तीसरा अखंडता, लोकतंत्र तो प्रारंभ से ही। तीन जोड़ा गया। क्या क्या? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना कैसी थी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। यह था 26 जनवरी 1950, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और 1976 के बाद से क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और एकता के साथ अखंडता भी जोड़ा गया। तो ये तीन चीजें जोड़ी गई। अब मान लीजिए एग्जाम में एक प्रश्न आए, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये यूपीपीसीएस का सवाल है, उत्तर प्रदेश आयोग में पूछा गया एग्जैक्ट सवाल। 42वें संशोधन के द्वारा, आंसर आपको देना है, तैयार हो जाइए। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में, एग्जैक्ट यही सवाल पूछा, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? कितने शब्द जोड़े गए? ये यूपीपीसीएस का सवाल। एग्जैक्ट सवाल को ठीक से पढ़ना, मैं वर्ड टू वर्ड दे रहा हूं। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? और ऑप्शन देता हूं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। फटाफट उत्तर दीजिए। मैं देख रहा हूं आंसर में अभी तक 3 आ रहा है। ये एक्चुअल सवाल आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है। अभी तक सारे लोग 3 ही लिख रहे हैं। बी का मतलब 3, बी, सब लोग बी लिख रहे हैं, 3। सी, एक आंसर सी भी आया, सी का मतलब 4। तो एक और मतलब 2-3 लोगों ने सी लिखा है, बाकी सबने बी लिखा है। चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना। 4। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, लेकिन मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन देखो, अब ये बेसिर पैर का क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी ये प्रश्न पूछा गया। इसमें पूछा कितने शब्द जोड़े गए, कितने वर्ड्स जोड़े गए। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एकता के साथ जोड़ा गया, और अखंडता, बिल्कुल, और अखंडता। तो उन्होंने कहा कि और भी तो एक शब्द है, तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, और अखंडता से पहले और एकता वर्ड था, और अखंडता। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बड़े बेवकूफाना किस्म के प्रश्न है, फिर भी मैंने दे दिया कि कभी रिपीट हो जाए प्रश्न तो आप 4 टिक कर देना, क्योंकि प्रश्न उन्होंने जानबूझकर ऐसा बनाया कितने शब्द, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कितने शब्द। तो कितने शब्द में उन्होंने कह दिया और भी एक शब्द है। बट फिर भी ऐसे सवाल गलत भी हो जाए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब कौन इतना गिनता है, और एक तरह से शेख चिल्ली वाला सवाल है, बट आया हुआ है इसलिए मैं। तो जनरली क्या है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 कॉन्सेप्ट जोड़े गए। अभी तक प्रस्तावना में एक भी, मतलब एक ही बार संशोधन हुआ है, ये चीजें जोड़ी गई है। तो अगर आगे से आए शब्द कितना जोड़ा गया, तो 4, बट कॉन्सेप्ट कितने जोड़े, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो यहां पर आकर हमने प्रस्तावना से संबंधित जो भी डिबेट्स थे, जितनी चीजें थी, सबको पढ़े। अब याद करो, एक सप्ताह से प्रस्तावना चल रहा था इस पर 2016 में, और इस बार हमने डिसाइड किया कि 13 से लेकर, जब 12 में सिलेबस बदला तो 13 से नया सिलेबस के तहत एग्जाम हो रहा है, तो 13 से लेकर अभी तक जो भी सवाल आए हैं उसको हल करेंगे। तो 2016 में आईएएस में एक सवाल आया है, उसको आप लिखिए और उसका फॉर्मेटिंग करते हैं, और उसको आपको घर पे हल करना है। तो एक मेंस का सवाल हल करते हैं, ये 2006 में, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, नया ही है, ये आईएएस में, और मेंस में सवाल आया। तो अब एग्जैक्ट मेंस का सवाल देखो कब आया है, 2016 आईएएस के मेंस में। सवाल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखिए। उद्देशिका में क्वेश्चन लिखिए, 2016 में कौन सा आया। उद्देशिका में शब्द गणराज्य, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। उद्देशिका में गणराज्य शब्द, या जो भी उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, फुल स्टॉप। क्या वर्तमान परिस्थितियों में, क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं, क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय, यही वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है डिफेंडेबल। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं, क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब प्रश्न का 2 हिस्सा है, गणराज्य शब्द के साथ जुड़े विशेषण पर चर्चा कीजिए, ये पहला हिस्सा। और दूसरा कि क्या वे डिफेंडेबल हैं, प्रतिरक्षणीय हैं। अब देखो पहला हिस्सा क्या कह रहा है कि गणराज्य के साथ विशेषण, इसका मतलब थोड़ा सा केवल हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है कि गणराज्य के साथ क्या क्या विशेषण जुड़ा हुआ है। जब हमने ग्रामर स्कूल में पढ़ा था हिंदी, तो विशेषण क्या है, जो किसी की विशेषता बताए, उसको डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं कहूं काली कलम, तो कलम कैसी है, काली, तो काली क्या है, कलम की विशेषता। जब मैं कहूं लंबा हरा कुर्ता, तो कुर्ता की विशेषता है लंबा और हरा, तो लंबा और हरा क्या है, विशेषता। तो जो विशेषण, जो विशेषता बताए वो विशेषण है। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि गणराज्य के विशेषण के बारे में बताओ। तो गणराज्य का विशेषण क्या हुआ, कि मतलब कैसा गणराज्य। यही तो गणराज्य का विशेषण जानने के लिए यही सवाल उठेगा कि कैसा गणराज्य, कैसा कुर्ता, तो हरा लंबा कुर्ता, कैसा गणराज्य। तो 4 शब्द ही तो इसके विशेषण है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब यही 4 गणराज्य की विशेषता है। इतना आसान सवाल है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड खोज रहा है कि गणराज्य की विशेषता क्या है, कैसा गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, पंथ निरपेक्ष गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कहने का मतलब कि उत्तर के पहले हिस्से में हमें इन चारों के बारे में बताना है। बहुत आसान है पहला खंड। अच्छा, डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि 2 पार्ट है, तो 200-250 शब्द में आंसर लिखना। तो बताएंगे संपूर्ण, पहले बताएंगे कि विशेषण से तात्पर्य जो विशेषता बताए, तो भारत में गणराज्य शब्द के साथ ये विशेषण है। और फिर यही हो गया इंट्रोडक्शन। और फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को बताओ 2 लाइनों में, सारी परिभाषा तुम्हारे पास है। समाजवाद को शॉर्ट में बताओ, पंथ निरपेक्ष को बताओ और लोकतंत्र को बताओ। हो गया, गणराज्य नहीं बताना है, उसके विशेषण को बताना। तो चारों पे चर्चा कर दिया, तो पहला हिस्सा आसान हो गया। अब अगला हिस्सा कह रहा है कि ये जो चारों चीज है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, क्या ये प्रतिरक्षणीय है, डिफेंडेबल है। प्रतिरक्षणीय का मतलब क्या इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्या इनको बनाकर रखना, मतलब एक तरह से प्रासंगिक, सीधी सी बात है, एक तरह से प्रासंगिक कि क्या वो प्रतिरक्षणीय है, जरूरी है, इसको हम बचाकर रखें क्या, या बेकार हो गया है। तो वर्ड प्रासंगिक की जगह क्या डाला, प्रतिरक्षणीय। तो दूसरे हिस्से में बताएंगे कि हां ये प्रतिरक्षणीय हैं, और फिर एक एक पर आएंगे। अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की रक्षा ना की जाए तो देश गुलाम हो जाएगा, इसलिए प्रतिरक्षणीय। अगर समाजवादी या समाजवाद की रक्षा न की जाए तो असमानता फैल जाएगी, आय की असमानता, जीवन स्तर, जो भी है सब बता देंगे, शोषण होने लगेगा। अगर पंथ निरपेक्ष की रक्षा न की जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगे, इसलिए पंथ निरपेक्ष जरूर। और लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र की रक्षा न की जाए तो तानाशाही आ जाएगी, जनता की इच्छा खत्म हो जाएगी। और इसी को सेकंड पैराग्राफ में तो देखो 200-250 शब्द लिखने में यही हालत खराब हो जाएगी, उसी में आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि दिखने में आसान है बट। तो 2 हिस्से हैं। अब देखो कितना आसान सवाल है, गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा की, सबको डिस्क्राइब कर दो। क्या वे प्रतिरक्षणीय है, हाँ इनमें से प्रत्येक प्रतिरक्षणीय है, रीजन ये है। तो कल आपको इसको लिखना है, बल्कि आज ही लिखना है। तो ये 2016 का सवाल है। यहां पर आकर हमने पहला टॉपिक प्रस्तावना पूरा किया, और अब क्योंकि प्रस्तावना हमने विस्तार से पूरा कर लिया, इसलिए आपको एक निर्देश दिया जा रहा है कि पहले 4 बार 5 बार अभी तक जितना पढ़ा है, एक एक वर्ड्स को क्लास नोट्स में, बुक की बात नहीं कर, क्लास नोट्स को एकदम घोल के पी जाओ। अब जब वो काम हो गया तब अपना टेस्ट लेना है, खुद से ही लेना है। तो किसी भी एग्जाम का, मैं कह रहा हूं आईएएस से लेकर किसी भी पीसीएस का, लास्ट 20 ईयर्स का प्रीएम्बल से संबंधित कोई भी सवाल लेकर हल करो, सवाल हल होना जरूर होगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि फला सवाल हल नहीं हुआ। इसका मतलब इस क्लास नोट से A to Z किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी नहीं, सब इंस्पेक्टर का जो मिल जाए, अगर यूपीएससी हो रहा है तो सबका हो रहा है, हल करना, हल होगा। और थोड़ा सा टेस्ट करना है तो अच्छे से पढ़ लेना, बट ये जरूर है कि पहले पढ़ लेना क्लास नोट्स, ये नहीं कि बिना पढ़े बिना तैयारी के पहुंच गए। और आपको कोई लगता है कि पॉलिटी का बहुत धुआंधार आदमी है, बहुत प्रबुद्ध, कई बाबा किस्म के लोग होते हैं जो 10-10 साल से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उनसे जाना, उनको नमस्कार करना कि श्रीमान आप तो पॉलिटी के दिग्गज हैं। अभी हमने शुरू ही किया है, पहला ही टॉपिक पढ़ा है प्रस्तावना, बट पता नहीं चल रहा है कि ठीक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। थोड़ा हम चाहते हैं कि मेरा टेस्ट हो जाता। तो आप कृपया प्रस्तावना से संबंधित जो भी सवाल आपको लगता है आप मेरे से पूछिए, ऐसे उसको फ्री हैंड। तो किसी को लांछित और अपमानित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए जीवन में। अपना टेस्ट हो कि आप तो विद्वान आदमी हैं, आप हमसे कुछ पूछिए, आप देखिए कि जवाब दे पाते हैं कि अगर नहीं दोगे तो यहां कमेंट में मुझे बताना कि यह सवाल पूछ दिया, मैं नहीं दे पाया जवाब। आप जरूर जवाब देंगे, बट उससे पहले मैं फिर कह रहा हूं कि 5 बार 7 बार जो पिछली 7-8 कक्षा है उसकी घोल कर पी जाओ। ये नहीं कि तैयारी किए नहीं पहुंच गए, खुद भी अपमानित हुए, मुझे भी किया, तो अवश्य आप कर पाएंगे। तो इसी तरह हर टॉपिक में हम लोग चलेंगे।
तो आज पहला टॉपिक हमने खत्म किया। अभी दर्शन का हिस्सा चलेगा, तो प्रस्तावना खत्म हुआ, फिर मौलिक अधिकार, इस तरह से चलेगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं, बहुत विस्तार से संविधान को डिस्कस करेंगे। तो आज का मैं स्ट्रीमिंग ऑफ कर देता हूं। चलिए, सारा कमेंट्स भी आपका देख ही लिया गया, तो आज का यहीं पर कमेंट ये खत्म करता हूं क्लास। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलते हैं।